बड़े मेरी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस हैं। कायद-ए-आज़म को ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी जो हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन जो शख्स जिसको मैंने सबसे करीब से देखा, जो मेरी कांस्टेंट ज़िंदगी की इंस्पिरेशन थी, ज़िंदगी में पर्सनल अचीवमेंट कैसे की जाती है, एक्सेलेंस किस तरीके से परस्यू की जाती है, अपने से बढ़ के कौम का कैसे सोचा जा सकता है, सैक्रिफाइस कैसे की जा सकती है, ये सब मैंने अपने घर में अपने वालिद से सीखा। ज़िंदगी का सफ़र उनका एक मिडिल क्लास फैमिली से हुआ। जो उन्होंने ज़िंदगी में किया तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए सैक्रिफाइस, कितना उन्होंने वर्दी में पहन के पाकिस्तान का दिफा किया, मुझे उस पर फ़ख्र है। और कोशिश ये करता हूँ कि उन जैसा तो कर ही नहीं सकता, जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन जैसी सैक्रिफाइस, उन जैसी कमिटमेंट पाकिस्तान को दिखाई जा सके, लेकिन कुछ उनसे सीख के थोड़ा बहुत हम भी करें। 1971 के बाद से मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ पाकिस्तान के ऊपर इतना खतरनाक टाइम नहीं आया, और वो इमरान खान लीडर है, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे वो करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ उसकी मैं इंप्लीमेंटेशन फिर ठीक नहीं करूंगा ना, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए उसके अंदर यकीन रखता हूँ। 1965 की जंग के बाद 4 साल असद उमर अपने वालिद के साथ भारतीय इलाके में पहुंचे तो उन्हें कितना फ़ख्र महसूस हुआ होगा। लेकिन फिर इसी नन्हे असद उमर की सारी जवानी अपने वालिद के बारे में गद्दार के इल्ज़ामात सुनते हुए गुजरी, और एक अरसे तक वो किसी को ये भी नहीं बताते थे कि वो जनरल उमर के बेटे हैं जो पाकिस्तान दोलख्त करने के ज़िम्मेदार थे। जब तक जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल आना लगा, इस ख़ानदान ने दोबारा खुशियाँ और ओहदे ना देखे। जुस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई के साबिका मुआशी आइंस्टाइन असद उमर कौन हैं, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, उनका बचपन और तालीम किन हालात में गुजरी, वो वक्त जब वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले CEO बन गए, क्या वो वाकई एंगरों को कामयाबी की बुलंदियों पर ले गए, मगर फिर उन्हें क्यों नौकरी से निकाला गया, और उनके किस फैसले से कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पीटीआई में मुआशी पॉलिसियां बनाते हुए उनसे कहां पर गलती हो गई, और वो नाकाम तरीन वजीर ख़जाना कैसे बन गए। CPEC के शानदार मंसूबे को कैसे असद उमर ने नाकाम बना दिया, मगर बतौर वज़ीर उनकी कामयाबी क्या रही, और सबसे बढ़कर उन्होंने PTI से इस्तीफ़ा दिया, इमरान खान पर तनकीद की, तो इसकी आखिर क्या वजह थी। नन्ना असद सिर्फ 4 साल का था जब 1965 की जंग हो गई। उनके वालिद कर्नल गुलाम उमर उस रोज़ उन्हें महाज पर ले गए। ये खेम करन का इलाका था, पाकिस्तानी फ़ौज बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी। कर्नल गुलाम उमर जंग के बाद अपने सबसे छोटे बेटे को इस इलाके में लेकर गए। नन्ना असद भारतीय इलाके में गया, वहाँ के घरों में गया। हिंदी में उसे एक बच्चों का रिसाला भी वहाँ पर मिला जो उसने साथ ले लिया। वो टैंक के अंदर गया और अपने वालिद के बंकर में भी गया, जहाँ जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके वालिद उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि बंकर में फर्नीचर के नाम पर इकलौते मेज़ पर उसकी तस्वीर रखी हुई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने और कैंट के महफूज इलाके में परवरिश पाने वाले असद के लिए ये कितना फ़ख्र का लम्हा होगा। उसके वालिद ने भारतीय इलाके में कब्ज़ा किया और वो ख़ुद उस इलाके को देख कर आ रहा था। यकीनन जब वो कराची में अपने स्कूल फेलोज़ को ये कहानियाँ सुनाता होगा तो उसे फ़ख्र का एहसास होता होगा कि वो एक वफ़ादार और जंगजू पाकिस्तानी फ़ौजी का बेटा है। लेकिन अफसोस नन्हे असद का ये फ़ख्र ज़्यादा अरसे कायम ना रह सका। जब पाकिस्तान दोलख्त हुआ तो उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके थे। वो उन सीनियर तरीन फ़ौजियों में शामिल थे जिन्हें हॉक्स कहा जाता था, और उनके वालिद पर तारीख़दान 4 संगीन इल्ज़ामात आयद करते हैं। जनरल गुलाम उमर ने जनरल याया के मार्शल में उनका साथ दिया। उन्होंने 1970 के इंतखाबात में धांधली की। इंतखाबात के बाद ढाका में 3 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास को मनसूख कराने में अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान दोलख्त होने में उनका हाथ है क्योंकि वो भुट्टो और मुजीब के दरमियान इख्तलाफात फैलाने का बायस बने। जब भुट्टो ने जनरल गुलाम उमर को रिटायर्ड किया तो वो मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे। मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम उमर की ज़िंदगी की कहानी हम जुस्तजू पर बयान कर चुके हैं, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
जब असद उमर 1961 को रावलपिंडी में पैदा हुए तो उनके वालिद की तैनाती मशरकी पाकिस्तान में थी। वो 1962 में पाकिस्तान आए तो फिर असद उमर का ख़ानदान कराची शिफ्ट हो गया। असद उमर के लिए वो वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा जब उनके वालिद को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चलाई गईं, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माफ़ीनामा या एतराफ़नामा लिखने पर उनकी गुलू खलासी हुई तो फिर उन्हें कराची की मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी में नज़रबंद कर दिया गया। ये असद उमर और उनके ख़ानदान के लिए एक मुश्किल वक्त रहा होगा जब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान को तोड़ने वालों के खून के प्यासे हो रहे थे, जब जनरल याया और उनकी करीबी जर्नैल किसी भी बाज़ार में पब्लिक प्लेस पर नहीं निकल सकते थे। अवाम उन जर्नैलों को ढूंढ रही थी जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया था। असद उमर शायद उन दिनों किसी को नहीं बताते होंगे कि उनके वालिद कौन हैं और उनके क्या कारनामे हैं, मगर ये बुरा वक्त ज़्यादा अरसे ना रहा। जब बुचर ऑफ बंगाल जनरल टिक्का खान भुट्टो से सरकारी ओहदे हासिल कर रहे थे तो जनरल उमर की बारी भी आने वाली थी, लेकिन ये भुट्टो की ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं था। मगर फिर जब भुट्टो को फांसी हुई तो असद उमर की वालिदा की आंखों में आंसू आ गए। इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत मुश्किल है कि ये आंसू खुशी के थे या दुख के। लेकिन कुछ भी हो, जनरल ज़ियाउल हक का दौर असद उमर के ख़ानदान के लिए शादमानी और मुसरत लेकर आया। जमहूरी दौर में उनके ख़ानदान ने जो अताब सहे थे, जो मुश्किल हालात देखे थे, अब उनका ख़ात्मा हुआ चाहता था। असद उमर और उनके भाइयों ने ये वक्त बहुत मुश्किल में गुजारा था। असद अपने भाइयों के साथ लोकल ट्रांसपोर्ट बसों में सफ़र किया करते थे। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और साथ ही असद उमर 1980 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिल हो गए। 1982 में उन्होंने IBA कराची में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1984 में MBA की डिग्री हासिल कर ली। एक सवाल लेकिन तशना तलब है। जनरल उमर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने 1970 के इलेक्शन में 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से वसूल किए ताकि वो सियासतदानों को ख़रीद सकें, जबकि उन्होंने तकरीबन 28 लाख रुपए सियासतदानों में तकसीम किए। बाकी रकम कहाँ गई? क्या जब सियासी जर्नैलों का एहतसाब शुरू हुआ तो ये करोड़ों रुपए जब्त कर लिए गए, या फिर जनरल उमर वाकई एक माली तौर पर ईमानदार जर्नल थे? क्योंकि असद उमर का तालीम का सारा ज़माना बसों में सफ़र करते मतवसत तबके के ख़ानदान की तरह गुजरा था। उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी वालिदा से पैसे उधार लेकर पहली FX गाड़ी ख़रीदी। क्योंकि अब पाकिस्तान पर मार्शल लॉ था, उनके वालिद जनरल उमर को जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल अफेयर्स का चेयरमैन बना दिया था। असद उमर को HSBC बैंक में 3200 रुपये की पहली नौकरी मिल चुकी थी, मगर असद उमर ने जैसे ही MBA मुकम्मल किया तो एक मल्टीनेशनल कंपनी एक्सन मोबिल में नौकरी मिल गई। ये तेल की एक बड़ी कंपनी थी। असद उमर को बतौर तजज़िया कार कनाडा में रिहाइश रखनी थी और वो 1984 में कनाडा चले गए। असद उमर की तनख्वाह उस दौर में 8170 रुपये थी। एंग्रो उस दौर में एक्सन मोबिल केमिकल की ज़ेली कंपनी थी जो सिर्फ पाकिस्तान से मामलात को देखा करती थी। फ़कत 1 साल बाद असद उमर को पाकिस्तान एंग्रो में भेज दिया गया। नौकरी चलती रहती, मगर 1991 वो साल था जो असद उमर की ज़िंदगी में तरक्की के नए मौके लेकर आए। एंग्रो को फ़रोख्त कर दिया गया और नई इंतज़ामिया ने इंतज़ाम संभाल लिया। एंग्रो ने अपना दायरा कार बढ़ाया और केमिकल के साथ साथ पॉलीमर की इंडस्ट्री में भी पर फैलाने शुरू की, और यहीं पर असद उमर की अनथक मेहनत ने कंपनी की तरक्की में किरदार अदा किया और उसके फल के तौर पर उन्हें एंग्रो का CEO बना दिया गया। 2010 वो साल था जब असद उमर की नौकरी का अरूज था। उन्हें एंग्रो का सदर और CEO बना दिया गया। सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री को डील करने वाली एंग्रो कारोबार के अब कई शोबों में फैल चुकी थी और ये असद उमर की शानदार परफॉर्मेंस का नतीजा था। लेकिन ज़्यादा पैसों और ज़्यादा टर्नओवर के लालच में, ज़्यादा कामयाबी के लालच में असद उमर अब एक ब्लंडर मारने वाले थे जो ना सिर्फ उनकी नौकरी का खात्मा करता
बल्कि कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान भी होने वाला था। असद उमर की तरक्की की मिराज का अंदाज़ा आप इस समझ से लगा सकते हैं कि 2010 में असद उमर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यानी 57 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले CEO थे। उन्हें कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियत के तौर पर अवार्ड से नवाजा जाता था। उनके पास कंपनी के 20 लाख शेयर्स थे, जबकि वो मज़ीद 10 लाख शेयर्स खरीदने का इस्तेहकाक भी रखते थे। 2004 में एंग्रो का सालाना मुनाफा 13 अरब रुपए था, जिससे असद उमर 2011 में 114 अरब रुपए तक ले गए थे और इसके एक शेयर की कीमत तकरीबन 100 रुपए रहा करती थी। मगर अब कुछ ऐसा होने वाला था जो असद उमर के लिए अच्छा नहीं था। हुआ कुछ यूं के 2010 में फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो ने यूरिया खाद की एक बोरी की कीमत 850 रुपए से अचानक बढ़ाकर 1580 रुपए कर दी। एक साल में तकरीबन 86% इजाफा, और उस सूरत में जब फसलों की कीमतों में गुज़िश्ता 5 सालों में सिर्फ 40 से 45% इजाफा हुआ था। अखबारात में खबरें छपी तो ये इल्ज़ामात भी लगाए गए कि असद उमर ने सदर बनते ही कंपनी के मुनाफे को रिकॉर्ड हद तक ले जाने के लिए फौजी फर्टिलाइज़र के साथ मिलकर ये कार्टेल बनाया था। फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो पाकिस्तान की 2 बड़ी कंपनियां हैं जो उस साल तक यानी 2011 तक पाकिस्तान की मार्केट का बिलतरतीब 48 और 26% शेयर कंट्रोल करती थी। पहल तो खबरें चलती रही, मगर फिर आखिरकार हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा। CCP ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह थी कि अब एंग्रो खतरे में है। असद उमर से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा ले लिया गया क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ना था। 2012 के अवाइल में असद उमर बेरोज़गार हो चुके थे। उनकी उम्र 50 बरस थी, लेकिन वो इंतहा के अमीर भी हो चुके थे। उनका सालाना टैक्स ही करोड़ों रुपए में हुआ करता था। 28 साल नौकरी के बाद अब वो नई राहों की तलाश में थे, लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात और सियासत में आने की कहानी बहुत दिलचस्प है। PTI में असद उमर एक शानदार इजाफा साबित हुए। इमरान खान के बाद अगर किसी से पाकिस्तानी अवाम ने इतनी उम्मीद लगाई तो वो असद उमर ही थे। धीमे मिजाज और दलील के साथ जब वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करते और मुआशी मामलात समझाते तो सुनने वालों को यकीन होने लगता कि ये बंदा ही पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक कर सकता है। PTI में असद उमर का सफ़र ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन हैरान कुन तौर पर उनके एंग्रो छोड़ने के बाद वो कंपनी उनसे भी ज़्यादा ऊपर जा रही थी और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। 2011 में जिस एंग्रो का शेयर 100 रुपये था, अब उसी कंपनी का शेयर 2013 में 300 रुपये के आसपास रहा करता था। यानी असद उमर के जाने के बाद एंग्रो मज़ीद तरक्की कर रही थी। CCP ने 2013 में फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र को 8.6 बिलियन रुपए का जुर्माना किया, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि यूरिया की हद से ज़्यादा कीमतें की गई। CCP के चेयरमैन राहत कोनैन हसन ने यह फैसला सुनाया। एंग्रो को 3.14 अरब रुपए का जुर्माना किया गया। मगर ठीक उसी वक्त जब एंग्रो को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था, PTI में असद उमर फल फूल रहे थे। इमरान खान ने उन्हें तहरीक इंसाफ का नायब सदर बना दिया। PTI की नज़र में जावेद हाशमी बागी से दागी हुए तो उन्हीं की नशिस्त पर हल्का NA 48 से असद उमर को कौमी असम्बली का टिकट दे दिया गया। और हैरान कुन तौर पर जब असद उमर मुस्लिम लीग नून के अशरफ गुजर को शिकस्ते फाश दे रहे थे और PTI के चाहने वाले अब उनसे पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाने यानी PIA, स्टील मिल्स और दीगर इदारों को मुनाफे में लाना चाह रहे थे, उसी वक्त CCP एंग्रो को जुर्माना सुना रही थी। इमरान खान ने असद उमर को इस टीम का सरबराह बनाया जो मुआशी इस्लाहात को डिज़ाइन कर रही थी। तब्दीली पाकिस्तानी अवाम का जुनून बन रही थी और PTI का सबसे बड़ा नारा करप्शन का खात्मा था, लेकिन दर हकीकत असद उमर ही थे जो पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर कर सकते थे और उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी। 2018 के इंतखाबात में इस बार असद उमर ने हल्का 54 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान को शिकस्त दी। इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए और अब वक्त था वो तमाम मुआशी वादे पूरे करने का जो इमरान खान धरनों और जलसों में करते थे।
पीटीआई के हलके बताते हैं कि इमरान खान के तमाम मुआशी दावे दरअसल असद उमर के मुआशी डिज़ाइन पर बेस करते थे और असद उमर ही इमरान खान के कान में फूंक मारा करते थे कि ये बात करें, ये मुआशी दावा करें, हम ये कर सकते हैं। मुराद सईद जहां हुकूमत में आते ही IMF के मुंह पर कर्जा वापस करने का, कर्जा मारने का ऐलान कर रहे थे, वहीं पर इमरान खान हुकूमत में आने के बाद लाखों घर, करोड़ों नौकरियों का ऐलान करने लगे। असद उमर वज़ीर ख़जाना बन गए, लेकिन मुआशी इशारे मुसलसल अबतरी की तरफ जाने लगे। पीटीआई के चाहने वाले उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब तब्दीली आ रही है, अब आ रही है, मगर असद उमर तो कुछ और ही कर रहे थे। असद उमर कंपनी कैसे चलाते थे ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन मुल्क चलाने का उनका नज़रिया पीटीआई वालों को किसी दौर में बहुत पसंद आया करता था। जब वो कहा करते थे मुइशत चलाना कोई साइंस नहीं, ये इश्क का काम है। शायद वो स्ट्रिंग्स का मैं तो देखूंगा सुनते सुनते किसी और तरफ ही निकल गए, लेकिन पाकिस्तान की मुइशत तबाहली का शिकार होने लगी। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें तो बढ़ ही रही थी, GDP का बेड़ा गर्क हो रहा था, रुपया डीवैल्यू हो रहा था, कौमी खजाना खाली हो रहा था। लेकिन जब ऐसी इतलात आने लगी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है, तो तूफ़ान आ गया। लेकिन असल तूफ़ान उस वक्त आया जब इमरान खान, जो ये कहा करते थे कि वो खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, उन्हें IMF से बेल आउट पैकेज के लिए राब्ता करना पड़ा। और अफसोसनाक तौर पर सिर्फ 8 माह बाद पीटीआई के मुआशी आइंस्टाइन असद उमर को घर भेज दिया गया। पीटीआई के करीबी ज़राए बताते हैं कि ये वो पहला मौका था जब इमरान खान ने असद उमर का दिल तोड़ा। शायद दोनों बेवफा नहीं थे मगर वफा ना कर सके। इमरान खान ने असद उमर को कोई और वजारत देना चाहिए, लेकिन वो नाराज़ होकर घर बैठ गए। कई माह की कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें वफाकी वजारत मनसूबाबंदी सौंप दी गई। ये बहुत अहम वजारत थी जिसका काम CPEC मनसूबे को देखना था, मगर वाए अफसोस कि असद उमर के मुबारक कदम इस वजारत में पड़े और जो CPEC के मनसूबे सुस्त रवि का शिकार थे उनका पट्टा ही बैठ गया। तमाम के तमाम मनसूबे रुक गए और चीन के साथ इस मामले पर पाकिस्तान के खारजा मामलात भी मुतासिर होने लगे। असद उमर पीटीआई के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े ना रह सके। जहां पर दीगर रहनुमा कई माह तक जेलों में रहे, इमरान खान ने रजीम चेंज का नारा लगाया, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो असद उमर भी उनके साथ वही नरेटिव लेकर चलते रहे, वही अमरीकी साजिश। लेकिन जब असद उमर को गिरफ्तार किया गया और वो 14 रोज़ बाद ही रिहा होकर घर पहुँचे, तो उन्होंने रिहाई के बाद सबसे पहले पीटीआई से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। और फिर पहले टीवी इंटरव्यू में तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने बता दिया कि इमरान खान ज़रूर उनके लीडर हैं, वो जो हिकमत अमली करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे इत्तफाक नहीं करता था। मैं उस स्ट्रेटजी पर कैसे अमल करता जिस पर मेरा यकीन ही नहीं था। ये मैंने खान साहब को अपना मैसेज में ये समझाया था कि क्यों मैं छोड़। 1971 के बाद से मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ पाकिस्तान के ऊपर इतना खतरनाक टाइम नहीं आया और आपको अपनी जो आइडियल आउटकम है ना उससे नीचे आकर आपको कॉम्प्रोमाइज करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और वो इमरान खान लीडर है, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ उसकी मैं इंप्लीमेंटेशन तो ठीक नहीं करूंगा ना। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए उसके अंदर यकीन रखता हूँ। 1,68,00,000 बंदे ने वोट डाला तरीक इंसाफ को 2018 में, लेकिन PDM की जमातें जो है ना उन्होंने इज्तिमाई तौर पर मिलकर 2.25 करोड़ वोट दिया हुआ है। सियासी तौर पर नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जिसको वोट डाला है उसके साथ मैं सियासी मसाइल हल करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। यानी असद उमर उन सियासतदानों में शामिल हो गए जो मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ के। कप्तान को शायद उनसे इस बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। असद उमर के मुआशी दावों ने चाहे इमरान खान को जितना मर्जी अवाम के सामने शर्मिंदा करवाया हो, लेकिन इमरान खान हमेशा असद उमर को अपने साथ रखते रहे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि एक अदालती पेशी के दौरान जब इमरान खान और असद उमर का सामना हुआ तो कप्तान ने उन्हें बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया।